हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीरीज़ A7 का पार्ट 3 दीर्घकालीन लागतें। पार्ट 1 में हमने लागतों की अवधारणाएं पढ़ी, अलग अलग टाइप्स की जो कॉस्ट होती है। पार्ट 2 में अल्पकालीन लागतें 7 प्रकार की हमने पढ़ी, उनके डायग्राम्स पढ़े, फार्मूले पढ़े। अब हम ले रहे हैं दीर्घकालीन लागतें। दीर्घकाल समय की लंबी अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई स्थिर लागत नहीं होती। जब स्थिर लागत ही नहीं होती तो हम परिवर्तनशील भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 ही प्रकार की लागतों की चर्चा होती है। एक तो होती है दीर्घकालीन औसत लागत LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और दूसरी होती है LMC, दीर्घकालीन सीमांत लागत, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इन 2 के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। इसमें LAC जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइड मटेरियल है, थोड़ा सा हम इसे समझेंगे। देखिए, दीर्घकालीन औसत लागत का तो फार्मूला तो वही है, डेफिनेशन भी वही रहेगी कि कुल लागत में उत्पादन इकाइयों से विभाजित कर दें। यदि हमारी जो दीर्घकाल की कुल लागत है उसमें उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दें LTC अपन Q, LTC लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट और Q है उत्पादन की मात्रा। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं कि LAC इक्वल टू LTC अपन Q। दीर्घकालीन कुल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर या उससे विभाजित करने पर दीर्घकालीन औसत लागत हमें प्राप्त होती है। देखिए, दीर्घकालीन कुल लागत LTC को उत्पादन मात्रा Q से विभाजित करने पर LAC प्राप्त होती है। LAC वक्र विभिन्न उत्पादन मात्राओं की न्यूनतम संभव औसत लागत को व्यक्त करता है। ये जैसे ये हमने यहाँ बनाया, कोई सी भी उत्पादन मात्रा आप ले लो, उस उत्पादन मात्रा पर यदि हम LAC को उसे टच करवाएं तो LAC मिनिमम जो पॉसिबल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम, उसको ही बताएगी। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी उत्पादन मात्रा हो उस पर मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या हो सकती है, ये हमें LAC कर्व से ज्ञात होता है। LAC वक्र U आकृति का होता है लेकिन चपटा होता है। जैसे हमने अल्पकाल में भी ऐसी वक्र जो है औसत लागत, वहाँ कहा था ये U आकृति का होता है, लेकिन मैंने वहाँ कहा था ये बाउल शेप में होता है। बाउल के आकार का होता है, ये भी U शेप होता है लेकिन ये चपटा होता है। हम कहें जैसे कढ़ाई है, वो अगर कटोरा है, ये कढ़ाई है, इतना इन दोनों में शेप में डिफरेंस है। फिर हम बात करेंगे LAC वक्र कई सारे SAC वक्रों को घेरे हुए रहता है। जैसे कोई कढ़ाई है, उसके अंदर हमें कटोरे जमाने, कटोरे ऐसे जमाने हैं कि एक के ऊपर एक आना चाहिए। कल्पना करिए केवल कि एक कढ़ाई है, उसके अंदर कटोरे कैसे जमाने हैं, एक कटोरा उसके ऊपर दूसरे, उसके ऊपर तीसरे, एक के ऊपर एक सारे कटोरे जमाने हैं। यहाँ पर यदि हम दिमाग में कल्पना करते हैं तो केवल एक कटोरे का पेंदा कढ़ाई के पेंदे को टच करेगा, बाकी सारे कटोरे के जो पेंदे हैं वो कढ़ाई के पेंदे को टच नहीं करेंगे। साइडों के जो कटोरे हैं उनकी साइड वाली फेस कढ़ाई की साइड को टच करेगी, जबकि अंदर वाली फेस अंदर ही रहेगी। यहाँ पर इसे हमने 3 SAC कर्व को लेकर बताया है। अल्पकालीन लागत वक्र केवल हमने 3 लिए हैं। देखिए आप, मैं जो जमाने का कह रहा हूँ उसी तर्ज पर यहाँ बनाया गया है कि ये जैसे कढ़ाई है, ये LAC वक्र, SAC1, SAC2, SAC3, ये 3 अल्पकालीन औसत लागत वक्र हैं, है ना। केवल हम देख रहे हैं कि LAC के मिनिमम पर केवल एक SAC का मिनिमम पॉइंट टच करता है, बाकी सारे जितने भी SAC वक्र हैं
ये आपको LAC वक्र दिख रहा है ना, इसमें कितने बिंदु हैं, गिन नहीं सकते, अनगिनत हैं। तो इतने SAC वक्र इसके अंदर हैं। ये अपने अंदर बहुत सारे SAC वक्रों को घेरे हुए रहता है, कवर अप किए हुए रहता है, इसलिए इसे एनवलप कर्व, लिफाफा वक्र भी कहते हैं। आपने लिफाफा देखा होगा, एनवलप, उसके ऊपर वाला जो पार्ट जिस पर हम गम लगाकर चिपकाते हैं, है ना, तो उसका भी पार्ट देखिए ये इस टाइप का होता है। ये तो जिस पार्ट से हम इसको बंद करते हैं, बंद कर दिया। अब एनवलप को यदि आपने बंद कर दिया तो ये अपने अंदर बहुत सारी बातें समेटे हुए है। इसके अंदर क्या है, इस लेटर में, ऑर्डर में क्या लिखा हमको मालूम नहीं। यहाँ पर भी ये अपने अंदर बहुत सारे SAC वक्रों को घेरे हुए रहता है, कवर्ड अप करके रखता है, इसलिए इसे एनवलप कर्व या लिफाफा वक्र भी कहते हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब LAC गिरता है, LAC घट रही है ना, तब तक SAC के घटते हुए भागों को टच करता है, SAC के गिरते हुए भागों को स्पर्श करता है। जब LAC न्यूनतम होता है तब वह केवल एक ही SAC के मिनिमम पॉइंट को टच करेगा, और जब LAC वक्र बढ़ता है तब SAC के बाहर वाले अर्थात बढ़ते हुए भागों को स्पर्श करता है। ये उस कढ़ाई और कटोरे के एग्जाम्पल में आपको ध्यान में आ जाएगा कि सारे कटोरे ऐसे जमाने हैं, है ना, तो इस साइड के फेस वो इधर टच करेंगे, इस साइड के फेस इधर टच करेंगे। एक कटोरे का मिनिमम जो पेंदा है उसका वो कढ़ाई के पेंदे को टच करेगा। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि सभी SAC के मिनिमम पॉइंट LAC को टच नहीं करेंगे, SAC के साइड वाले फेस ही LAC को टच करेंगे। केवल एक SAC का मिनिमम पॉइंट LAC के मिनिमम पॉइंट को टच करेगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर यही लिखा है, LAC वक्र कई SAC वक्रों को घेरे हुए रहता है, इसलिए इसे लिफाफा वक्र, एनवलप कर्व भी कहते हैं। LAC सदैव SAC से कम ही होती है। देखिए आप, LAC वक्र नीचे है, SAC वक्र इसके ऊपर है ना। कभी भी LAC SAC को इंटरसेक्ट नहीं करता है, काटता नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करता, केवल टच करता है। इसलिए LAC वक्र सदैव नीचे रहेगा, SAC ऊपर रहेगा। LAC वक्र जब गिरता है तो SAC के गिरते हुए भागों को स्पर्श कर रहा है, और जब LAC वक्र न्यूनतम बिंदु पर होता है केवल एक ही SAC वक्र के न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है, तथा जब LAC वक्र बढ़ता है तब SAC वक्रों के बढ़ते हुए भागों को स्पर्श करता है। LAC वक्र सभी SAC वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को स्पर्श नहीं करता। ये तो अभी अपन ने क्लियर कर लिया कि केवल एक ही SAC के मिनिमम को टच करता है। LAC वक्र भविष्य में उत्पादन और लागत की सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं का प्रतीक है। यदि आपको भविष्य में प्लांट का विस्तार करना है, प्लांट का आकार बढ़ाना है, पैमाने का आकार बढ़ाना है, लंबे स्तर पर उत्पादन करना है, तो आपको इस LAC वक्र पर ही उत्पादन करना है। कारण क्या है कि LAC मिनिमम मतलब लीस्ट एवरेज कॉस्ट को बताता है, ये न्यूनतम संभव लागत को बताता है। अब भविष्य में उत्पादन और लागत की सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं का प्रतीक होता है, इसलिए इसे नियोजन वक्र भी कहते हैं, प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। नियोजन वक्र मतलब इस वक्र के आधार पर हम भविष्य में उत्पादन की योजनाएं बना सकते हैं। तो कितने नाम हो गए, इसको नियोजन वक्र भी कहते हैं, इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत आता है कि कौन से वक्र को लिफाफा वक्र भी कहा जाता है। LAC वक्र का न्यूनतम बिंदु उत्पादन का अनुकूलतम बिंदु होता है।
ये आप ध्यान रखें कि यदि हमें दीर्घकाल में उत्पादन करना है तो आदर्श स्थिति, ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा है, इष्टतम संयोग कह दें या अनुकूलतम बिंदु कहते हैं, कौन सा, इष्टतम या अनुकूलतम को ऑप्टिमम बोलते हैं, है ना। तो ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा होगा, जहां पर LSE का मिनिमम पॉइंट होगा। डायग्राम देखिए, डायग्राम में Q पॉइंट जो है वहां पर LSE मिनिमम है, तो Q पॉइंट जो है ना वो ऑप्टिमम पॉइंट है, उत्पादन का अनुकूलतम बिंदु है, इष्टतम बिंदु है। चित्र में Q, इस पर कार्यरत प्लांट अनुकूलतम प्लांट होता है। कौन सा प्लांट, जैसे अभी ये मैंने 3 प्लांट लगा रखे हैं, ऐसे C 1, 2 और 3, इसमें ऑप्टिमम प्लांट या संयंत्र कह दें, इष्टतम संयंत्र कौन सा है, SSC2। क्यों, क्योंकि LSE के मिनिमम पॉइंट पर वर्किंग में है। LSE के मिनिमम पॉइंट पर जो प्लांट लगा हुआ है उसे हम ऑप्टिमम प्लांट कहते हैं, इष्टतम संयंत्र कहते हैं। तो देखिए 2 बातें हो गई, इष्टतम बिंदु कौन सा है, अनुकूलतम बिंदु Q, अनुकूलतम संयंत्र कौन सा है, प्लांट कौन सा है, SSC2। अब बात करते हैं अनुकूलतम उत्पादन मात्रा। अनुकूलतम उत्पादन मात्रा कौन सी है, Q2। क्यों, क्योंकि यह उत्पादन मात्रा LSE के मिनिमम पॉइंट से संबंधित है, तो ये अनुकूलतम उत्पादन मात्रा हो गई। अब फर्म, इष्टतम फर्म किसको कहेंगे, ऑप्टिमम फर्म किसको कहेंगे, है ना, परिभाषा बना देते हैं, ऐसी फर्म जो इष्टतम संयंत्र लगाकर इष्टतम उत्पादन करती है। क्योंकि जब आपने इष्टतम कहा है ये अंडरस्टूड है कि वो LSE का मिनिमम पॉइंट है, ठीक है ना। परिभाषा क्या बनेगी, वह फर्म जो इष्टतम संयंत्र लगाकर इष्टतम उत्पादन करती है, अर्थात LSE के न्यूनतम बिंदु पर कार्य कर रही है, उसे इष्टतम फर्म, ऑप्टिमम फर्म या अनुकूलतम फर्म कहेंगे। ये उत्पादन का अनुकूलतम आकार भी होता है। अब हम बात करेंगे कि आधुनिक, ये तो U आकार की बात हुई, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि LSE वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात निरंतर घटता हुआ होता है। क्या कारण है, इसको हमने यहाँ शो भी किया है कि आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि लगातार घटेगा। क्यों घटेगा, इनका कहना है कि समय के साथ साथ तकनीकी में सुधार होता जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती हैं, इनोवेशंस होते हैं, नव प्रवर्तन होते रहते हैं, इसलिए और हर नई टेक्नोलॉजी जो होती है वो कॉस्ट को कम करने वाली होती है, इस कारण से LSE निरंतर घटती है। देखिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार LSE वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, क्योंकि समय के साथ साथ तकनीकी में सुधार और नव प्रवर्तन होने से LSE घटती जाती है। ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है। अब हम लेते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, LMC। यहाँ कुछ नया नहीं है, जैसा हमने SMC में MC सीमांत लागत आ गई ना, केवल दीर्घकाल शब्द जुड़ा है, तो हम ये ज़रूर थोड़ा को स्पेसिफाई करने के लिए लिख देते हैं कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित करते हुए जब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है तो कुल लागत में कितना अंतर आता है, ठीक है ना। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में कितना अंतर आता है, इसे हम दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। और देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करते हुए उत्पादन मात्रा में अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर दीर्घकालीन कुल लागत LTC में जो परिवर्तन होता है उसे ही LMC वक्र कहते हैं। जैसे AC और MC U आकृति के थे ना, वैसे ही LSE और LMC भी U आकृति के होते हैं। LMC भी U आकृति का होगा, लेकिन वो SMC की तुलना में फ्लैटिश होता है, चपटा होता है। जैसे LSE देखिए आप, LSE U शेप, SSE भी U शेप है, लेकिन LSE जो है ना वो चपटा है, कंपैरेटिवली फ्लैटिश है ना।
तो यहाँ पर भी यही हमने डायग्राम बनाया। देखिए आप, ये तो है LAC, इसमें सारे डायग्राम डाले हमने। LAC, इसके मिनिमम पे SAC टच किया हुआ है, जो यहाँ पे था वही है, और SAC के मिनिमम पॉइंट पर SMC निकलता है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम से ही गुजरेगा, वहीं से पास्ड होगा। तो SMC यहाँ बना दिया, और ये इसी पॉइंट से हमने LMC को भी बनाया है। ठीक है, LMC भी यू आकार का होता है लेकिन फ्लैटिश होता है। अब इसमें हमने लिख दिया LMC वक्र भी LAC वक्र के न्यूनतम बिंदु से गुजरता है। जैसे MC जो है वो AC के मिनिमम पॉइंट से होकर गुजरता है, वैसे ही LMC भी LAC के मिनिमम पॉइंट से होकर गुजरता है। इस E बिंदु पर आप देखिए सारे कर्व मिल रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ लिखा E बिंदु पर LAC इक्वल टू LMC इक्वल टू SAC इक्वल टू SMC। अब हम लेते हैं LAC और LMC में क्या संबंध है। LAC और LMC, AC और MC में संबंध हम पढ़ चुके हैं, केवल L ही तो लगा है, तो रिलेशन सब वही है, केवल L लगा देना है। यहाँ पर भी वही, मार्जिनल मतलब मैग्नेट, एवरेज मतलब आयरन। मैग्नेट ऊपर है तो आयरन ऊपर जाएगा, मैग्नेट नीचे है तो आयरन नीचे जाएगा। देखिए ये LAC लिख दिया फ्लैटिश बना के, और ये जो कर्व हमने बनाया है ये हो गया LMC। ठीक है, LAC के मिनिमम पॉइंट से जा रहा है, ये मिनिमम वाली पॉइंट को यहाँ मिला दिया, एक पॉइंट इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। हम ये देखते हैं कि ये जो LMC वक्र LAC से नीचे है ना, तब तक LAC देखो अब गिर रहा है कंटिन्यू। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेना है आपको कि जब तक LMC लेस देन LAC, LAC से LMC नीचे है, तब तक ये LAC घटती है। दूसरा, जब LMC इक्वल टू LAC है, यहाँ पर पॉइंट ये है ना कि ये दोनों इक्वल हैं, तब LAC न्यूनतम होती है, तो ये LAC न्यूनतम हो गई। दूसरा, जब LMC ग्रेटर देन LAC है, ये LMC जो है वो LAC से ऊपर है, ग्रेटर है, तब LAC बढ़ती है, तो ये LAC बढ़ रही है। ठीक है, AC और MC का जो रिलेशन था वही LAC और LMC में भी है। ये दीर्घकालीन लागतों का जो वीडियो है इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।